साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल है। लखनऊ से हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव, लखनऊ से ही बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल, और नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब, और बीजेपी नेता शिव शक्ति बख्शी भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राव साहब, बीजेपी को जिस तरीके से जीत हुई है, ये क्या बतलाता है, क्या संदेश देता है दोनों राज्यों में? एक बात तो ये कि नरेंद्र मोदी की लहर अभी काफूर नहीं हुई है, बनी हुई है, उसकी मदद उम्मीदवारों को मिली है। एक दूसरा, महाराष्ट्र में ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो नंबर 1 है। शिवसेना उसको नंबर 2 चाहती थी, कम सीटें दे रही थी, तो टूट की वजह से बीजेपी को फायदा हो गया है। अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और बीजेपी ज्यादा मंत्री बनेंगे। अगर टूट ना होती तो शिवसेना का दावा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बना रहता। तो 2 लाभ तो तात्कालिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए हैं। शिव प्रताप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बीजेपी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, अब आगे क्या होगा? महाराष्ट्र में जो अभी तत्काल संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है, आप क्या कयास लगा रहे हैं, क्या फैसला हुआ होगा यहाँ? देखिए, अभी भी फैसले पर तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि संसदीय बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की सुप्रीम बॉडी है जी, और निश्चित रूप से हमारे सभी बड़े नेता वहां बैठ करके फैसला लिए होंगे। तो जब तक वो अपना फैसला दे न दे, तब तक उस पर हम अपनी कोई टिप्पणी करें है उचित नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का समन्वय करते हुए मैं था, तो मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में जो अनुमान हम लोग लगा रहे थे उसके आसपास की ही स्थिति आई है। अगर इतना जरूर है कि अगर शिवसेना भी हमसे मिलकर के लड़ी होती तो बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ 200 से भी ऊपर सीटें लेकर करके हम लोग आए होते, लेकिन अब कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें वह नहीं हो पाया। और मैं चाहता हूं कि आज वो हो जाए, जिसके नाते एक पुराना गठबंधन जो चल रहा था दोनों दलों का, वो पूरा ठीक ठाक होकर के और महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बने। हरियाणा में जहां तक है, हरियाणा में तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत है, और जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व या विधायक दल तय करेगा वो वहां का मुख्यमंत्री होगा। जी फिरोज साहब, जो बातें कही जा रही थी, 135 सीटों पर जिच बरकरार थी उस वक्त जिस समय बीजेपी और शिवसेना आपस में गठबंधन में ही बातचीत कर रहे थे कि चुनाव लड़े हम, लेकिन सीटों के बंटवारे में दिक्कत आ रही थी और 124 के आसपास पहुंची गई बीजेपी। हाँ, देखिए, ये जो सीटों का जो पेंच रहा इनका बीजेपी और शिवसेना के बीच में, दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर ये जो मामला अभी, अब जैसे आपने अभी शुरू में फरमाया था कि भाई कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई जाएगी, और शिवसेना चूंकि एक नेचुरल अलाय है, एक स्वाभाविक उनका साथी रहा है 25 साल से, और चाहे वो बाला साहब ठाकरे हों या वाजपेयी जी हों, उनके जमाने में थोड़ी बहुत खटपट हुई, लेकिन आखिर में लोग मिल गए। क्यों? कुदरती तौर पर ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। तो मैं समझता यही हूं कि जो इनका गठबंधन होगा शिवसेना और बीजेपी का ही होगा, वही मेरे ख्याल से बेहतर भी होगा। रही बात, सुबह बात आई थी और भाजपा ने यह भी कहा था कि हम एनसीपी से हमारे कार्ड्स ओपन है, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि एनसीपी एक कांग्रेस की ऑफशूट है, एक तरह कांग्रेस ही है, और कांग्रेस और बीजेपी ऐसे हैं जैसे नदी के 2 किनारे। तो कुदरती तौर पर ये दोनों कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, हालांकि बीजेपी को आसानी जो है सही मानों में देखा जाए कि बाहर से सपोर्ट दे रही है एनसीपी, ज्यादा होगी, सारे मंत्रालय उनके होंगे, सारी बात उनकी चलेगी, लेकिन आगे कैसा चलता है, हो सकता है बीजेपी को उन पर भरोसा ना हो। लेकिन जहां तक शिवसेना की बात है, पेंच यहां अटक सकता है अजीत भाई, कि जो बड़े मंत्रालय, होम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो खटपट दोनों में फिर रंजिश दोबारा हो जाए। चुनाव की बात हो रही थी, अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो 135-40 सीटें अगर पर लड़ती भी बीजेपी, तो इतना नहीं मिल पाती इतनी सीटें उसे जितनी अभी मिली, अकेले लड़के मिली हैं। देखिए, ये घाटा शिवसेना को ही हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, ऐसा है, फायदा शिवसेना को उतना नहीं हुआ जितना बीजेपी को हो गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक बढ़ती हुई एक लहर है, एक तरह का करंट है जिसको आगे जाना है, एक आंधी की तरह से बीजेपी जा रही है।
तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी नहीं चाहती उसका नुकसान हो। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ये तो देखिए चलता है कि अगर एट द कॉस्ट ऑफ एक दूसरी पार्टी, चाहे पुरानी साथी हो, लेकिन अपना फायदा ज्यादा है, लोग उसके ऊपर ज्यादा टूट के पड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं बीजेपी ने कोई गलती नहीं की। हां, थोड़ा सा बस चुभन यही है कि 25 साल पुराना गठबंधन है, जिस तरीके से, जिस मौके पे, जिस टाइमिंग पे वो हुआ है, मैं समझता हूं दोनों मिलकर लड़ते। यही बात जो अब आ रही है, अगर ये पहले से मिल जाते तो मेरा ख्याल है ये दोनों मिलकर 250 सीटें उठा लेते। जी राव साहब, एक बार फिर से क्या मोदी ने साबित कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब अग्नि परीक्षा है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है, इस तरह का पूरा माहौल बनाया गया था कि आखिर इस चुनाव में, इन दोनों राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, ये बहुत कुछ भविष्य तय करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए भी। तो नरेंद्र मोदी इसमें साफ तौर पर उभर कर आए हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में उस तरह की कोई स्थानीय बातें, स्थानीय मुद्दे उस तरीके के नहीं थे, स्थानीय नेता उस तरह से नहीं थे, लेकिन मोदी के नाम पर ही बीजेपी को ये जीत नसीब हुई है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मोदी के नाम पर ही वोट पड़े हैं। आप देखिए पुराने इतिहास भी, जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी राज्यों में अभियान नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने किया सिवाय इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी अकेली प्रधानमंत्री थी जो विधानसभा के चुनाव में और कभी कभी उपचुनाव में भी परंपरा को तोड़ के अभियान करती थी और जिताती थी। तो इंदिरा गांधी के नाम पे वोट दो, ये होता था। नरेंद्र मोदी भी इंदिरा गांधी के कदम पे चल रहे हैं, वो भी दोनों जगह गए अभियान करने और उन्हीं को वोट पड़े हैं, उनके नाम पर वोट पड़े हैं, उन्हीं की समझता है। अगर ये ऐसा न होता तो तत्काल लोग कहते हैं मोदी लहर खत्म हो गई, मोदी का अभ्युदय था, पतन शुरू हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब तो जो मोदी के आलोचक हैं उन्हें ये थोड़ा नरम होकर कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, जीत मोदी की है। हरियाणा जहां कभी लोग बड़े नहीं, 4-5 एक यूनिटरी वोट था, सिंगल डिजिट वोट था, वहां इतने बड़े पहुंच गए हरियाणा में। याद देख लीजिए महाराष्ट्र में कितने वोट मिलते थे इन लोगों को, कितनी सीटें मिलती थी। बाला साहब ठाकरे की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। आज उसने दिखा दिया है महाराष्ट्र में कि बाला साहब ठाकरे के न रहने पर भी शिवसेना को पटकन दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके आगे बढ़ी है। आगे की एक टिप्पणी बिल्कुल आपसे टिप्पणी भी हम इस पर लेंगे फिरोज साहब, और टिप्पणी के साथ साथ जो बातें राव साहब ने आगे बढ़ाई हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। राव साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात कही है कि इंदिरा गांधी से कंपेयर किया है, तुलना की है। तो इंदिरा गांधी जिस तरीके से एक दाग लगा था उनके ऊपर भी 76-77 के समय, लेकिन उसके बाद 80 में वो उभर के आई थी। तो क्या नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से लोगों के बीच स्वीकार्य हो रहे हैं और उभर के आए हैं? जो पहले उनकी शख्सियत की जो छवि थी उससे और निखार हुआ, इन सब पर चर्चा करेंगे, आपसे भी कमेंट लेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले हम बता दें कि अगर आप दिन भर के कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है बम्पर इनाम जीतने का। हम आपसे पूछने जा रहे हैं आज का बम्पर सवाल, और इसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं पूरे 5000 रुपए का मेगा इनाम। हमारा इस घंटे का सवाल है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है ए BS संपत, बी विनोद जुत्ती और सी SY कुरैशी। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है, आप हमें SMS करें, संगम लिखकर स्पेस दीजिए, फिर ABC जो भी आपका ऑप्शन हो वो लिखें और इसके बाद इसे भेज दें 57575 पर। आपका जवाब हम तक पहुंच जाएगा और रात 9 बजे के हमारे बुलेटिन अपडेट एट 9 में दिन भर की खबरों के साथ हम उस भाग्यशाली विनर का नाम भी घोषित करेंगे जिन्हें मिलेगा पूरे 5000 रुपए का मेगा प्राइज। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राजनाथ सिंह मुखातिब हैं। पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी है। इसके पहले हम केवल 119 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते थे और आज हमको लगभग 123 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है और 2-3 सीटें और हैं संभवतः जो कि हमारे एलआई ने जीती है। रहेगा पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है
कि हम बाहर से सपोर्ट करने को तैयार महाराष्ट्र हैं। की बात होगी, हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी है। Clear cut मुख्यमंत्री के तौर पे किसको आप अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला होगा। नहीं अभी कोई किसी के बारे में घोषणा नहीं होगा। तो अभी फैसला इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस पर फैसला होगा, हम लेंगे, और जो स्थितियां हैं वो उन्होंने स्पष्ट की हैं कि 123 प्लस 123 बीजेपी के पास आई हैं सीटें महाराष्ट्र में, और उनके सहयोगी दलों के पास भी 2-3 सीटें गई हैं, यानी 125 का आंकड़ा है लगभग ये बीजेपी का। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिरोज साहब, आप जो टिप्पणी कर रहे थे उससे पहले, चूंकि ये मुद्दा अभी आ गया है, इस पर अगर हम बात करें, शिव प्रताप शुक्ल जी से ये लेना चाहेंगे, हम उनकी टिप्पणी लेना चाहेंगे कि एनसीपी और शिवसेना, एनसीपी ने खुद से सपोर्ट देने की बात कही है, बाहर से समर्थन की बात कही है। ये जो सरकार अगर होगी बीजेपी की, बाहर से एनसीपी के समर्थन पर वो, और शिवसेना के साथ जो कुछ शर्तों पर समर्थन होगा, उसके बाद जो सरकार बनेगी वो, कौन सी सरकार ज्यादा स्थायित्व वाली होगी, कौन सी बीजेपी की सोच के करीब होगी, क्या ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्या सही लग रहा है इन दोनों परिस्थितियों में से? शुक्ला जी। देखिए, जहां तक वो तो परिस्थिति अलग से जब बनेगी तब बात होगी जी। अभी तो दोनों दल ऐसी स्थिति में, एक बाहर से समर्थन देना चाहता है और दूसरा एक स्वाभाविक इलाई हमारा रहा है जी। शिवसेना स्वाभाविक इलाई रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र के प्रचार में गए थे तब भी उन्होंने इस बात को बखूबी कहा था कि मुझे शिवसेना के संदर्भ में कुछ नहीं बोलना है, मुझे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बाला साहब के प्रति होगी। जी। जब नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे और सभा करना शुरू हुए थे तो धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया था। और एक समय तो ऐसा है, ठाणे की सभा में जब हुई थी तो ठाणे की सभा में वो भीड़ का ओर छोर ही नहीं दिखाई पड़ रहा था कि कितना है। तो स्वाभाविक है कि एक प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला न ले ले तब तक यहाँ कोई टिप्पणी ये पेज अभी छुपाया क्यों है? राजनाथ सिंह ने यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो एनसीपी की बात को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, खास तौर पर उद्धृत कर रहे हैं। क्या ये शिवसेना के साथ जाने से पहले की स्थिति, यानी एक तरह से कहें कि जो शर्तें होती हैं उनको तय करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए वो एनसीपी की बात को प्रमुखता से रख रहे हैं मीडिया के सामने? शुक्ला जी। नहीं, एक आपके सम्मानित चैनल से एक बात और सामने आई जी कि श्री उद्धव ठाकरे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से भी बात किया है जी। और जो पहले ये कह रहे थे कि जो जिसको समर्थन लेना हो वो आवे, हमसे बात करे, उन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके बात किया है। तो मेरे ख्याल से वो दोनों जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं इस पर विचार कर रहे होंगे। विचार करने के बाद जो निर्णय लेंगे वह बहुत स्वाभाविक सा निर्णय होगा और मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक निर्णय सभी लोगों के मन में आएगा। तो ऐसा नहीं है, और राजनीति में तो बहुत कुछ होता है। जी। अगर ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो ये कहा है कि उन्होंने बाहर से समर्थन देने की बात, तो पूरी तौर पर उद्धृत है, तो इसमें कुछ छुपाने की बात तो मुझे नहीं लग रही है। जी जी जी। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है और शाहनवाज हुसैन है वहां पर। आपको हम सीधे लिए चलते हैं। आवाज आ रही है ना? आ तो रही है आवाज। मित्रों, आज संसदीय बोर्ड की बैठक भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स 11 अशोक रोड में हुई। बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी की अध्यक्षता में हुई। इस मित्रों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण विस्तार से किया गया और इस विश्लेषण के पश्चात एक 2 पृष्ठ का प्रस्ताव भी पारित किया गया जो आपको अभी आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा।
मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय की दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप of Narendra Modi ji and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ इट हैज बीन ए वंडरफुल ब्लेंड ऑफ द लीडरशिप ऑफ मोदी जी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ऑफ आवर नेशनल प्रेसिडेंट श्री अमित शाह जी। इट्स ए वेरी गुड ब्लेंड वेयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसके पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है।
ये स्थानीय जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे जल्द से जल्द। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की। जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कॉल नहीं हुई है, लेकिन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र के लिए, जबकि हरियाणा के लिए दिनेश शर्मा और वेंकैया नायडू। ये वहां जाकर वहां की परिस्थितियों का जायजा लेते हुए राजनीतिक जो जोड़तोड़ है, समीकरण है, उन सब पर देखते हुए वहां के स्थानीय नेताओं से मिल बैठकर बातचीत करने के बाद कोई फैसला लेंगे। यानी कि इस संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भी अभी बातें बहुत स्पष्ट नहीं हुई हैं। ये कल तक के लिए लगता है जैसे कि इस मसले को टाला गया और जाहिर तौर पर सरकार बनाना इतना आसान है भी नहीं। जो भी शर्तें होंगी, जो कुछ भी होगा, कौन सीएम होगा, इन सब पर एक वहां की भी राय स्थानीय तौर पर दोनों राज्यों में ली जाएगी और इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बातें प्रमुख तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। प्रायोजक हैं सूर्या, लाइट ऑफ द नेशन, लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स, सर्दी भगाओ मॉडर्न हो जाओ और आयुर्वेद न्यूट्रिगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट। आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। When it comes to my D5300, there are no shortcuts to a perfect shot. The Nikon D5300. My world, my Nikon. Savson, world class lubricants from Savina. सिर्फ एक बॉल और जीत के लिए चाहिए 6 रन। एक का मोहिनी तो बनती है। आप देख रहे हैं विधानसभा का रण और महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की परिस्थितियों पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। आपको बताएं, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने बीजेपी की ताकत में और इजाफा कर दिया है, लेकिन साथ ही लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों से लगभग सूपड़ा साफ हो गया है। अब कांग्रेस संख्या के लिहाज से भले ही 11 राज्यों में सरकार चला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस अब पूर्वोत्तर और पहाड़ के बीच ही सिमटी हुई नजर आ रही है। ये दिलचस्प सियासी गणित लगभग 4 दशक बाद सामने आया है। जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। पटाखों का ये शोर बता रहा है कि वक्त किस कदर भगवा ब्रिगेड पर मेहरबान है, जो एक के बाद एक जीत दर्ज करता जा रहा है। तो वहीं वक्त की मार सबसे ज्यादा कांग्रेस पर पड़ी है, जो एक एक कर अपने किले गंवाती जा रही है।
खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा की करारी शिकस्त ने तो कांग्रेस को लगभग उसी दौर में पहुंचा दिया है जहां वो इमरजेंसी के दौर में पहुंची थी। कांग्रेस के हाथों में कर्नाटक को छोड़कर बाकी किसी भी बड़े राज्य की सत्ता नहीं है। हिंदी बेल्ट से कांग्रेस का लगभग पूरी तरह पत्ता साफ हो चुका है। सिर्फ पहाड़ और पूर्वोत्तर तक ही सिमट चुकी है कांग्रेस। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद तो यही तस्वीर सामने आ रही है। बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ कर्नाटक बचा है। केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार तो है, लेकिन बस कुछ ही दिन की मेहमान है, क्योंकि यहाँ जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। पहाड़ी राज्यों मसलन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वहीं पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार है। यानी फिलहाल कांग्रेस शासित राज्यों की कुल संख्या 11 तो है, लेकिन ज्यादातर छोटे राज्य हैं। दरअसल ये दौर कांग्रेस के लिए 1977 के बाद सबसे बुरा दौर है। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 सालों में कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में सिमटकर रह गई थी, जबकि 1998 में भी कांग्रेस के पास सिर्फ 5 राज्यों में सरकारें थीं, लेकिन इनमें अविभाजित मध्य प्रदेश और अविभाजित आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य थे। कांग्रेस की एक और दुर्गति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए मैदान साफ होता जा रहा है। यूपी को छोड़कर देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में बीजेपी सत्ता में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गोवा के बाद अब हरियाणा में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है, जबकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। ये वो राज्य हैं जो देश की कुल आबादी का 36% हिस्सा है। मोदी लहर ने कांग्रेस के हौसले बुरी तरह पस्त कर रखे हैं, और जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से उसके एक-एक किले छीनती जा रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस को अपनी दरकती जमीन बचाने के लिए न केवल बड़े फैसले लेने होंगे, बल्कि पार्टी को नए सिरे से अब खड़ा करना भी जरूरी है। अंबुजेश कुमार, जी मीडिया। राव साहब, कांग्रेस के लिए और दूसरी जो पार्टियां हैं उनके लिए ये किस तरह का संकेत है? हरियाणा बल्कि पार्टी को नए सिरे से अब खड़ा करना भी जरूरी है। अंबुजेश कुमार, जी मीडिया। राव साहब, कांग्रेस के लिए और दूसरी जो पार्टियां हैं उनके लिए ये किस तरह का संकेत है? हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी इसका परिणाम है, इसके परिणाम, इसके नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को? अजित, महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति है राज ठाकरे की जी, बहुत हौफा था, बहुत हवा बना रहे थे, किले बना रहे थे, 13 थे, घट के 1 पे आ गए हैं। उनको पता चल गया कि अब धौंस की, गुंडई की राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर भारतीयों को भगा के बंबई से, महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने सोचा था मराठी जाति भाईता उनकी मदद करेगी, संकीर्णता उभर के आएगी, लेकिन प्रबुद्ध मतदाताओं ने घटा दिया, 12 लोगों को हरवा दिया, बाकी सीटें हरवा दी। एक कांग्रेस पार्टी जो सरकार में थी दोनों जगह, अब घिसट के, रेंग कर, फिसल कर 3 नंबर पे आ गई है। बड़ा स्पष्ट हो गया इनकी स्थिति क्या है। शरद पवार सबसे बड़ी कैजुअलिटी उनकी भी, बारामती से जीतते थे वो। अब देखिए उनके क्या हुआ महाराष्ट्र में, बीड में 6,21,000 वोट से मुंडे की बेटी जीती है। इतनी बड़ी जीती लोकसभा चुनाव में, इतनी बड़ी मार्जिन से तो नरेंद्र मोदी नहीं जीते, जो मुंडे की बेटी आज जीत के आई बीड से। तो ये सब संकेत दिखाता है कि बाकी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि वो 4 और 5 पे आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नहीं थी दोनों राज्यों में, कितनी आगे बढ़ गई। और अजय जी, अभी ठीक 34 साल हुए भारतीय जनता पार्टी के जन्म हुए। जी बिल्कुल, 1980 में मुंबई में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी। जी राव साहब, एक अपडेट ले लेते हैं इस बीच में। बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें 4 लोगों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, 2-2 लोगों को दोनों राज्यों के लिए। इसमें हरियाणा के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, दिनेश शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से। दिनेश जी, संसदीय बोर्ड की बैठक में आखिर फैसला क्या हुआ? ये
पीसी से साफ नहीं हो पाया, आप बताना चाहेंगे? और दूसरा कि आप हरियाणा जा रहे हैं, वहां की परिस्थितियों के बारे में पहले से किस तरह का संदेश दिया गया इस बोर्ड की बैठक में? देखिए, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जी, और बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उसमें सभी हमारे जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो राय होगी उसको हम लोग रखेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा सर्वसम्मत से निर्णय किया जाएगा। जी, अभी तो केवल इसके नाम की घोषणा हुई है, अभी कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है इसको डिक्लेयर होना बाकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हरियाणा में तो स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार बना रही है, किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है। वहां पर सीएम का चेहरा यही तय करने के लिए आप लोग जाएंगे वहां पर, या ये चेहरा तय हो चुका है, उस पर सहमति बनाने के लिए जाएंगे? नहीं, हम लोग तो विधायक जो बैठक होगी, विधायक जो अपना नेता चयन करेंगे उसके अनुसार हम लोग अपना अभिमत रखेंगे। विभिन्न लोगों से हम लोग वहां पर बात करेंगे और जो पार्टी के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चयन करेंगे। सामान्यतया होता यह है दिनेश जी कि जब विधायकों की बैठक होती है तो वो सर्वसम्मति से कहते हैं कि ये फैसला हमने आलाकमान पर छोड़ दिया है, संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया है। अभी आगे आने वाली परिस्थिति के अनुसार ही इस पर कोई निर्णय होगा। अभी पहले से मैं पूर्व निर्धारित किसी भी घटने वाली घटना के बारे में नहीं कह सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी निर्णय होगा सबकी सर्वानुमति से होगा, सभी की राय मशविरा के बाद होगा और हरियाणा की जनता के हित में होगा। और जो हमारा केंद्र का के जो प्रशासन है जिसके सबकी सभी उसके अनुसार कार्य का संचालन हो सके, ये हमारी प्रमुखता रहेगी कि हम एक हरियाणा को एक ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सके कि जिससे हम वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बन सके। जी दिनेश जी, ये मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी एक नाम पर हरियाणा के लिए बात नहीं हुई है, फैसला नहीं हुआ, या फिर उसकी सहमति बनाने के लिए आपको नहीं भेजा जा रहा है, अगर इसको इनकार भी कर दें तो दो चार नाम दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जिन पर वहां पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी हरियाणा में सीएम के लिए? ये बीजेपी का सौभाग्य है कि हमारे वहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे वहाँ नीचे से उठ के ऊपर कार्यकर्ता जाता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हमारे तमाम नेताओं में है हरियाणा के, और उसमें से ये होता है कि हमारे पास जिसको दायित्व दिया जाता है उसको वो दायित्व स्वीकार करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाह रहे थे कि दो चार नाम कम से कम आप बताते दर्शकों को, लेकिन फिलहाल आपका भी एक दायरा है कब क्या चीजें कहाँ कैसे कहनी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दिनेश शर्मा जो हरियाणा में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि वहां विधायकों की बैठक होगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि वहां का सीएम कौन होगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल है, हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं आकाश, द नेम यू कैन ट्रस्ट। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, जलाया, फू किया, इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। रोहित इंजीनियर बनना चाहता है और मिष्टी डॉक्टर। आजकल कोचिंग कितनी महंगी हो गई है, अफोर्ड कर पाएंगे? किए जा रहे हो? बच्चों के करियर की कोई चिंता ही नहीं है। उसी के बारे में तो सोच रहा हूं। ये देखो, आपके बच्चे की सफलता की कहानी शुरू होती है आकाश से। आकाश ला रहे हैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए NTH और 7th, 8th, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ANYTSC। हजारों स्टूडेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड्स का मौका। अब होंगे आपके सपने साकार। देर किस बात की? NTH और ANYTSC की तैयारी करो। एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। सैमसंग वर्ल्ड क्लास ल्यूब्रिकेंट्स फ्रॉम सविता। गारमेंट्स में कुछ भी हो, बस TT गारमेंट्स। अच्छे लगें, अच्छे दिखें, TT गारमेंट्स में कुछ भी हो, बस TT गारमेंट्स। अच्छे लगें, अच्छे दिखें, TT। love you, can I hold you? Only the best for you.
Inspired by you. Higher. Inspired by you. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिस्म ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सैंडोबेंस, जो दिखे औरों से अलग। एक नया जोश, एक नई जिंदा दिली। पेश है नया बजाज डिस्कवर 150। No, not good, atrocious। सांप का ये डुप्लीकेट क्यों है? असली लेकर आओ रियल। टैटू में स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करो। फोर्थ गर्ल, स्मॉल फिंगरनेल, चिप्ड। विलन का टकला चमकाओ, शाइन 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 लाइक अ मिरर। डिटेल्स 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 परफेक्ट। सांप, टकला, फिंगरनेल, HD में सब दिखता है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, मैक्सिमम ट्रू HD चैनल्स ओनली ऑन डिश टीवी। सब पर डिश सवार है। पर मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। Enjoy your weekend. Tune to 97.7. The next generation of connectivity is here. Zest up your life. Zest from Tata Motors. आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। विधानसभा का रण में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों पर चर्चा में हम आगे बढ़े हमारे खास मेहमानों के साथ। इससे पहले आपको बता दें जो नतीजे आ गए हैं, दोनों जगहों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इनमें बीजेपी 122 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना रही है जिसे कुल 63 सीटें मिली हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र में भी तीसरे नंबर पर चली गई है, कांग्रेस को कुल 42 सीटें मिली हैं, जबकि एनसीपी के हिस्से आई हैं सिर्फ 41 सीटें हैं। तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सिर्फ एक सीट मिल पाई है। यहां अन्य पार्टियों के खाते में कुल 19 सीटें आई हैं। ये इस वक्त ताजा अपडेट। और इसी तरह से हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा की सभी 90 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र से पहले ही ये नतीजे घोषित हो गए थे। यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 47 सीटें मिली और उसे बहुमत मिल गया, जबकि दूसरे नंबर पर यहां INLD है जिसे 19 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें ही मिल पाई हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के हिस्से 2 सीटें आई, जबकि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को भी एक एक सीट नसीब हुई है, जबकि निर्दलियों ने 5 सीटें झटक ली हैं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से जुड़े हैं, शिव प्रताप शुक्ल बीजेपी के नेता, और फिरोज बख्त अहमद साहब, राजनीतिक विश्लेषक। शिव प्रताप जी, यहां दिनेश शर्मा वो बातें कह नहीं पा रहे थे, चूंकि मीडिया में ये बातें पहले आनी नहीं चाहिए शायद पार्टी के लिहाज से, लेकिन वहां किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं हरियाणा में? वहां जाट और नॉन जाट का जो चक्कर है और भी कई तरह के समीकरण हैं, क्या वहां पर सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने में मुश्किलें आ सकती हैं? अगर नहीं आ सकती हैं तो फिर 2-4 नाम बताने में हर्ज क्या है?
देखिए, दो चार नाम बताने में हम लोगों को तो हर इस नाते हो सकता है कि अभी हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन उस दौड़ में है। जहां तक जाट और नॉन जाट का प्रश्न है जी, महाराष्ट्र और हरियाणा सभी लोगों को जानकारी है, बीजेपी को भी जानकारी है, उसके कार्यकर्ताओं को भी जानकारी है कि दोनों स्थान हम लोगों ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाते जीता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ये नहीं होगा कि किसी प्रकार की लड़ाई होगी, बल्कि जो भी सर्वसम्मत होगा विधायक दल जो तय करेगा उसके आधार पर वह नेता उभर करके आ जाएगा और उसका चयन हो जाएगा, फिर उसी अनुसार अपना शपथ हो जाएगा। तो सबको इस बात की जानकारी है कि कोई ये नहीं है कि हम अपने ही बल पर जीते हैं, इक्का दुक्का किसी को छोड़ दिया जाए। से सभी लोग जितने भी लोग जीते हैं वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी यही तो बात है कि जिनके दम पर जीते हैं वहीं से चीजें निर्देशित होंगी। लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि जो संवैधानिक ढांचा है, जो तंत्र है, उसके तहत हम फैसले लेते हैं, यानी वहां पर विधायक दल जो फैसला लेगा, ये हर पार्टी कहती है। इन स्थितियों में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिरोज साहब, आपको क्या लगता है? ये तो पार्टी कहती ही है, लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला जो कह रहे हैं बात, उसी में वो बात छिपी हुई है कि नरेंद्र मोदी के बल पर ये चुनाव जीत गई बीजेपी। तो फिर वहां से जो नाम तय हुए होंगे उन नामों पर सहमति बनाया जाएगा इन पर्यवेक्षकों के जरिए। वहां किस तरह की मुश्किलें हो सकती है इसके साथ साथ हरियाणा में सीएम के चेहरे पर एक राय होने में? देखिए अजीत भाई, जो बात बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे शिव प्रताप जी, और बाकी इजियर सेड देन डन है, जैसा उन्होंने कहा सब हो जाएगा आसानी से। मुझे याद आता है जो पिछली ये सरकार बनी थी कांग्रेस की, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। यही कुछ उत्तरांचल में हुआ। तो ये बात हम महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं और इसी का रिपीट हम हरियाणा में भी देख सकते हैं, क्योंकि जाट ना जाट वाली वैसे ठीक है, नहीं हम सब हिंदुस्तान सरकार की फजूल की बातें हैं, लेकिन जब टुकड़े निवाले बटते हैं तो सब आ जाते हैं, हर छोटे से छोटी जात, बड़ी से बड़ी जात वाले आ जाते हैं और फिर उसमें बड़ा समस्या आ जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी ने जो इलेक्शन लड़ा है मोदी जी के अंडर लड़ा है। मोदी जी प्रियदर्शी, दूरदर्शी, स्तंभदर्शी, पारदर्शी नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारे नेता तो ऐसे नहीं होते ना, हर आदमी तो मोदी नहीं है भाजपा में, हर एक के अपने अपने जो है विम्स एंड फैंसीज हैं। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पेच यहां पे हरियाणा में भी अटक सकता है और महाराष्ट्र में भी अटक सकता है। हालांकि जो वोटर है वो ऐसा चाहेगा कि नहीं हो, लेकिन जब कांग्रेस की अच्छी खासी पिछली बार मेजॉरिटी आ गई थी, वहां भी बड़ा मुश्किल हो गया था। सोनिया तक को जो है 1 महीने से ऊपर लगा जो इन्होंने चयन किया चीफ। यहाँ इतना समय नहीं होना चाहिए, जो नाम तय हुए होंगे उन पर लगता तो ऐसा अजीत भाई, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखते हैं, ना हो तो अच्छा है, इससे पब्लिक का फायदा होगा। अगर कंफ्यूजन रहा तो इससे एक बैड इमेज भी बीजेपी की जाएगी। हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं कंपेयर टू कांग्रेस वालों के। मैं समझता हूं सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। जी राव साहब, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? ये बड़ा स्पष्ट है, नॉन जाट मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का मौजूदा हालातों में, क्योंकि जाट लोग बिल्कुल बटे हुए थे ओम प्रकाश चौटाला के उसमें, हुड्डा के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के हित में है और भारतीय जनता पार्टी का रुझान और झुकाव भी नॉन जाट के प्रति रहा है। कुछ दिन पहले खबर थी सुषमा स्वराज जाने वाली मुख्यमंत्री होकर अम्बाला से विधायक रही थी, वो उनकी तो बहन ही हार गई यहाँ, वंदना शर्मा। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बन जाए ताकि उनका एक प्रतिद्वंदी नहीं, लेकिन उनके ये चाहेंगे केंद्रीय काबीना में इनके जो प्रतिद्वंदी हैं नरेंद्र मोदी के वो घटे कम हो, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हैं, ये हरियाणा जाती हैं तो केंद्र की दौड़ से तो दूर हो जाएंगी। तो कुल मिला के राजनीति समीकरण की बात है। नरेंद्र मोदी को बहुत आदर्शवादी नहीं है, वो भी जानते हैं कि नंबर 2 को कैसे काटा जाता है। वो इसी नजर से देखेंगे महाराष्ट्र में। जैसे नितिन गडकरी को जाना चाहिए महाराष्ट्र में देखा जाए तो अजीत, लेकिन नितिन गडकरी इस वक्त नहीं जाएंगे, बहुमत तो है नहीं। बहुमत होता गडकरी चले जाते महाराष्ट्र में। तो रामविलास शर्मा की बात चल रही है, सुषमा शर्मा ही भी, सुषमा स्वराज शर्मा है, वो कौशल शर्मा होते हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी नॉन जाट मुख्यमंत्री बने, 5 साल सरकार चलानी है और जाट उनके विरोधी रहे हैं, चाहे वो अजीत सिंह ले लीजिए, हुड्डा ले लीजिए,
चौटाला ले लीजिए। तो क्यों ये किसी सत्ता देंगे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ? चलिए ये चर्चा रह गई थी जिस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे फिरोज साहब, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे जो तुलनात्मक बातें थी इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, जिस तरीके से 76-77 में इमरजेंसी का एक बड़ा दाग लगा था इंदिरा गांधी पर, लेकिन इसके बावजूद 80 में जिस तरीके से वो उभर के आई थी, और इधर नरेंद्र मोदी को देखें, इनके ऊपर भी तमाम तरह की बातें कही गई, आरोप लगे, घिरे वो, लेकिन इसके बाद जो छवि उनकी निखरी है, इधर विधानसभा चुनाव ने इसमें और भी इजाफा किया है। तो किस तरह से तुलना करते हैं आप? हाँ, पवन जी ने मुकाबला किया था इंदिरा गांधी का और मोदी जी का कि अभी उन्हीं की तरह जुझारू हैं। ठीक है, जुझारू हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो हालात इंदिरा गांधी के सामने थे वो हालात उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और स्ट्रगलिंग हालात जो है मोदी के सामने यहाँ पर थे। इंदिरा गांधी के सामने उस वक्त देखिए बीजेपी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जनता पार्टी ही एक ऐसी थी जो उन्होंने उसको झेला था, बाकी तो ऐसे हालात नहीं थे। लेकिन यहाँ मोदी को बहुत सारे हालात झेलने पड़े, गुजरात के झगड़ों को झेलना पड़ा, उसके बाद खुद ये बीजेपी में बहुत सारा उनका ऑपोजिशन हुआ, कोई कहता था कि अडवाणी जी को आगे करो, राजनाथ जी को आगे करो, तो ये सारे जितने भी अगेंस्ट द करंट चल के आगे आए हैं और मैं समझता हूं काफी तजर्बा इससे हासिल किया है। एक रिफाइंड नेता यानी ऐसे नेता बन के अब आए हैं मोदी जी के, सबको वाकई में 125 करोड़ को ऐसा महसूस हमें होता है कि अब वो साथ लेके चलेंगे और अब तक का जो उनका 5 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड है, मैं समझता हूं साफ सुथरा है और आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के विक्रम राव, शिव प्रताप शुक्ल और फिरोज बख्त अहमद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विधानसभा का रण जिस तरीके से चला, इसके नतीजे आए हैं, इसने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर और आने वाले भविष्य में राजनीतिक उठापटक या दांव या फिर किस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी सरकारों के बनते बिगड़ते समीकरण को लेकर, इसकी भी बातें बहुत कुछ स्पष्ट हो गई हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बताएं अगर